हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी है ना, यानी कि मुख गुहा के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था कि मुख गुहा में टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब आज हम लोग इस वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड फेरिंग्स, मीन्स ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, ये कौन सा ऑर्गन है? देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, दिस वन। इस संरचना को हम कहते हैं ग्रसनी। तो देखिए, फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो आपका पाचन और श्वसन दोनों में काम आता है। मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक उभय अंग हुआ, ठीक है ना, जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम में काम आता है। देखिए, जो फेरिंग्स जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट नासोफेरिंग्स, सेकंड ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स का जो पार्ट इधर नेसल चैम्बर के साथ है ना कनेक्टेड है, इसको तो हम कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं नासोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स यानी कि नासाग्रसनी। ठीक है, ये पार्ट जो कि मुख गुहा के साथ कनेक्ट है यानी कि बकल कैविटी के साथ कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है, और नीचे की तरफ यहाँ ये वाला पार्ट, दिस वन, ये पार्ट नीचे लैरिंग्स के साथ कनेक्ट होता है यानी कि कंठ के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं कंठ ग्रसनी या लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, तो इस तरह से फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है नासोफेरिंग्स जो कि नेजल कैविटी के साथ या नोज के साथ कनेक्ट होता है। दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स जो कि बकल कैविटी यानी कि मुंह के साथ कनेक्ट होता है। और तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंग्स जो कि लैरिंग्स यानी कि जो हमारा वोकल सिस्टम होता है कंठ, उसके साथ ये कनेक्ट होता है। अब देखिए कि ये जो फेरिंग्स होता है इसमें एक मस्कुलर फ्लैप पेशिय वाल्व प्रेजेंट होता है। इस पेशिय वाल्व को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम फूड को इंटेक करते हैं, जब हम फूड को खाते हैं, जब हम भोजन को अंदर लेके जाते हैं, तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये लैरिंग्स की ओपनिंग को कवर कर लेता है। ठीक है ना, कंठ की जो हमारा विंड पाइप होता है उसको कवर कर लेता है। उससे क्या होगा कि जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर नहीं करता, यानी कि भोजन हमारा श्वसन नली में नहीं जाता है। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या हुआ? एपिग्लॉटिस भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। मीन्स एपिग्लॉटिस डिटरमाइन दैट फूड डज नॉट एंटर इन द विंड पाइप। मतलब एपिग्लॉटिस ये डिटरमाइन करता है, ये फिक्स करता है कि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाए, वो फूड पाइप में ही एंटर करे। ठीक है, तो ये आपका जो एपिग्लॉटिस का मेन फंक्शन हुआ। तो इस तरह से ये बातें आपको फेरिंग्स में, ठीक है ना, याद रखनी है कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों में काम आता है। दूसरा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। इसमें एक मस्कुलर फ्लैप होता है, दैट्स कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस डिटरमाइन द फूड डज नॉट एंटर इन द विंड पाइप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो ये स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबलर स्ट्रक्चर, पाइप जैसी स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। हिंदी में इसको कहते हैं बेटा ग्रसिका या ग्रास नली।
ठीक है ना। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं ग्रसिका या ग्रास नली की, यानी ईसोफेगस या फिर फूड पाइप की। तो ये एक नलिकाकार संरचना है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मुख गुहा को आमाशय से कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है। तो ईसोफेगस क्या हुआ, फूड पाइप क्या हुआ, इट इज़ ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बकल कैविटी टू स्टमक, है ना, यानी कि मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने वाली एक नलिकाकार संरचना है जिसे हम ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। अब देखिए, ये जो फूड पाइप होता है इसकी भी जो सेल्स होती है, इसकी जो मसल्स होती हैं, उनमें भी पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में टंग के बारे में बताया था, जिह्वा के बारे में बताया था कि इनमें सारी की सारी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक साथ रिलैक्स पोजीशन में आती है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक रिदमेटिकली ये मूवमेंट होता है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट। तो इस पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो फूड होता है वो नीचे की तरफ स्लाइड करता रहता है, कंटिन्यू नीचे आता रहता है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली वो जो फूड होता है वो आपका स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के बारे में आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। एक कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बकल कैविटी को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है, और दूसरा कि इसमें पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ स्लाइड करता रहता है, ठीक है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, ध्यान रखना है आपको, ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टमक की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्टमक की, यानी कि आमाशय। तो देखिए, पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जनरल बातें कर लें कि स्टमक है क्या, आमाशय क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ ए जे शेप्ड सैक लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर। मीन्स जो आपका स्टमक होता है उसकी शेप, उसका आकार काफ़ी हद तक जे के आकार का होता है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो आप जे लिखते हैं उसकी शेप का होता है, और ये एक फूली हुई संरचना है, सैक लाइक थैले की जैसी संरचना है, और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब पेशीय अंग है, ठीक है। तो आमाशय के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि ये एक जे शेप यानी कि जे के आकार की सैक लाइक यानी थैलेनुमा पेशीय संरचना होती है, ओके। ये जो स्टमक होता है ये आपका यहाँ ईसोफेगस और ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, यहाँ मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है इसको हम स्टमक कहते हैं। मतलब ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ये होता है आपका बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम, मतलब जो ग्रास नली है, ग्रास नली और ग्रहिणी जो कि छोटी आंत का पार्ट होता है, ग्रहिणी, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो थैलेनुमा फूली हुई जो संरचना है, दिस वन इट इज़ कॉल्ड स्टमक। अब देखिए, ये जो हमारा स्टमक होता है वो 3 लीटर फूड को स्टोर कर सकता है। एज एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली स्टमक कैन स्टोर 3 लीटर ऑफ फूड। मतलब इसकी कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में 3 लीटर जो भोजन है उसको ये, अच्छा अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे लीटर क्यों है, फूड तो होता है सॉलिड, और सॉलिड की यूनिट कभी भी लीटर में नहीं होती है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि हम लोग अभी डाइजेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद फूड एकदम स्टिकी हो जाता है, दैट्स कॉल्ड बॉलस, और जब वो यहाँ स्टमक में आता है तो उसमें से जो प्रोटीन होता है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, और प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद फूड बिकम्स लिक्विड, ठीक है। तो उस लिक्विड फूड को हम बोलते हैं काइम, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपेसिटी टू स्टोर ऑफ फूड अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा स्टमक होता है स्ट्रक्चरली एनाटोमिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। या आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक तो होता है फंडस, दूसरा होता है कार्डियक, एंड थर्ड वन होता है पाइलोरस। देखिए यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया हुआ है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये है ईसोफेगस यानी फूड पाइप,
और आमाशय का यानी कि स्टमक का वो पार्ट जो ईसोफेगस के साथ कनेक्ट है, दिस वन, दिस पार्ट, ठीक है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड फंडस, ठीक है। फिर मिडिल पार्ट, दिस वन, दिस मिडिल पार्ट, इट इज़ कॉल्ड कार्डियक। एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक विच कनेक्ट विद ड्यूडेनम, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉल्ड ड्यूडेनम। तो ये ड्यूडेनम वाला जो पार्ट स्टमक के साथ कनेक्ट है, तो स्टमक के इस पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरस, ठीक है। तो आप ध्यान से समझ लें कि ये जो हमारा स्टमक होता है इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो जो ईसोफेगस के साथ कनेक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड फंडस, मिडिल पार्ट कार्डियक, एंड लास्ट पार्ट जो कि ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं पाइलोरस। हिंदी में बोलते हैं जठरागम, कार्डियक और जठर निर्गमी भाग। आमाशय के 3 भाग होते हैं ये। देखिए ये जो फंडस वाला जो पार्ट होता है, दिस वन, यहाँ पे कार्डियक वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये कार्डियक वाल्व हैं, यानी कि ये क्या करते हैं कि फूड को ऊपर से नीचे स्टमक में तो आने देते हैं, लेकिन इसको वापस से बाहर नहीं जाने देते, अपर साइड में नहीं जाने देते। ये इनका मेन फंक्शन होता है। और इसी तरह की कुछ एक स्फिंक्टर्स यहाँ पे हैं, इनको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर्स यहाँ पे पाइलोरस स्टमक जो होता है वहाँ पाई जाती है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अच्छा, इनका क्या फंक्शन होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स का क्या काम है? तो देखिए आप, इनका काम होता है कि ये लिक्विड फूड को एक बार में 1 टीस्पून फूड ही यहाँ आने को अलाउ करती हैं। मतलब यहाँ जो आपका लिक्विड फूड है, दैट्स कॉल्ड काइम, काइम जो कि लिक्विड फूड है, उसका सिर्फ एक बार में 1 टीस्पून फूड ही यहाँ पे आवे, ठीक है ना। सिर्फ 1 चम्मच भोजन ही यहाँ पे एंटर करता है, तो इसको कंट्रोल करती हैं ये स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टमक आपका कंप्लीट है। स्टमक में किस तरह से, अच्छा डाइजेशन कैसे होता है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्टमक की स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो ऑर्गन आपका आता है एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आता है आपका छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो देखिए छोटी आंत के बारे में कुछ एक बातें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक तो ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाकी ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है। तो इसकी जो लेंथ है छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये होती है लगभग 7 मीटर। टोटल आपका एलिमेंट्री कैनाल पूरा का पूरा आहार नाल, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यानी कि बकल कैविटी टू एनस, ये पूरा आपका लगभग 8 मीटर का होता है। और इस 1 मीटर में से लगभग 8.5 मीटर का होता है, उसमें से लगभग 7 मीटर या 6.5 मीटर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी होती है लेंथ में, ये साइज़ में बड़ी है। डिफरेंस होता है इनके डायमीटर में। आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसका डायमीटर बहुत ही सकरा होता है, नैरो होता है ना, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना है आपको, लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है। और डायमीटर, यदि इसकी हम थिकनेस या मोटाई की बात करें तो उसके बेस पे देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, ये नैरो होती है, सकरी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये बड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए जो हर्बीवोर्स जो होते हैं, मीन्स जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और जो कार्निवोरस जो होते हैं, मीन्स जो मांसाहारी होते हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है। अब ये जो छोटी आंत है,
यहाँ पर क्या होता है कि हमारे फूड का कंप्लीटली डाइजेशन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में भोजन का संपूर्ण पाचन किस अंग में होता है, ठीक है ना। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, किस बॉडी पार्ट में होता है, तो आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। और यहीं पर फूड को एब्जॉर्ब भी किया जाता है, ठीक है ना। डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के और जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यानी कि भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब देखिए ये जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके 3 भाग होते हैं, तीनों भाग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम को बोलते हैं ग्रहणी, जेजुनम को बोलते हैं पेशणी और इलियम को बोलते हैं क्षुदांत्र, ठीक है बेटा। तो देखिए ये कौन कौन से पार्ट हैं। ड्यूडेनम ये पार्ट होता है जो कि स्टमक के साथ कनेक्ट है, आमाशय के साथ जो कनेक्ट है, ये पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है ना। ये कुछ यू शेप का है, ये यू शेप का पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट तो होता है इसका ड्यूडेनम पार्ट। दूसरा होता है जेजुनम, पेशनी, दिस वन, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ये इसका जेजुनम पार्ट है। और लास्ट पार्ट होता है इसका इलियम। इलियम पार्ट ये होता है जहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलियम। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत जो होती है यहाँ पे मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और सम फैटी एसिड्स आल्सो एब्जॉर्ब देयर। मतलब जो फैटी एसिड्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स, ठीक है ना, इनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखिए इसकी जो कंप्लीट लेंथ है बड़ी आंत की, ठीक है। अब आप देखें कि इसको किस किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है सीकम, दूसरा होता है कॉलन और तीसरा होता है रेक्टम, ठीक है ना। सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम जो होता है ये पार्ट है आपका ये जहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दिस जंक्शन इज़ कॉल्ड सीकम। और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। सीकम की लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। और सीकम कौन सा पार्ट है जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। यहीं पर आप देख रहे हैं कि ये एक और स्ट्रक्चर है नीचे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि सर्जरी के दौरान इस अपेंडिक्स को हटा दिया जाता है तो भी डाइजेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स कैसा अंग है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उन अंगों को कहते हैं जो हमारी बॉडी में हैं लेकिन आज उनका हमारी बॉडी में कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है या वो कोई काम नहीं करते हैं, या यूँ कहें कि यदि वो नहीं भी हों तो भी उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे कोई भी नहीं होता है। तो अपेंडिक्स ए वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है बड़ी आंत का वो है कॉलन। कॉलन की कंप्लीट जो लेंथ होती है वो होती है 1.3 मीटर। कॉलन की कंप्लीट लेंथ 1.3 मीटर होती है। इस कॉलन को भी हम लोग 4 भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन। देखिए असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, आरोही, ठीक है ना। ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ,
डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही, और सिग्मोइड का होता है एस के आकार का या सिग्माकार। एस के आकार का, ठीक है। तो देखिए ये जो बड़ी आता है इसका ये पार्ट, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन। इतने पार्ट को क्या कहेंगे, असेंडिंग कॉलन। फिर बाकी का इसका जो पार्ट है ये इस तरह से है, एकदम सीधा इस तरह से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, यानी कि अनुप्रस्थ। ओके, ये एकदम हॉरिजेंटल पार्ट होता है। और फिर तीसरा डिसेंडिंग, ये पार्ट जो कि वापस से नीचे की साइड आ रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। और बाकी का ये डिसेंडिंग कॉलन के बाद ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं कुछ हद तक एस की शेप में होता है, एस की शेप में होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन, ठीक है ना, सिग्माकार। तो इनकी जो लेंथ होती है वो देखिए आप, असेंडिंग कॉलन लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है, ट्रांसवर्स कॉलन अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर, डिसेंडिंग कॉलन 25 सेंटीमीटर एंड सिग्मोइड कॉलन लगभग 40 सेंटीमीटर का होता है। तो टोटल लेंथ आपकी हो जाती है 1.3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका कॉलन वाला पार्ट हुआ। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है आपका रेक्टम, जो कि ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो वेस्ट जो होता है, स्टूल, वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है और एनस के थ्रू उसको बाहर हम पास आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए यहाँ पर एनल स्फिंक्टर्स होती हैं, जिस तरह की स्फिंक्टर्स यहाँ मैंने बताई थी आपको ये, ठीक है ना, पायलोरिक स्फिंक्टर्स, उसी तरह की कुछ स्फिंक्टर्स यहाँ एनस पार्ट में भी होती हैं, जिसको एनल स्फिंक्टर्स कहते हैं। और ये कंट्रोल करती है कि वो जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, स्टूल जो है, उसको पास आउट किया जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।